नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम की वजह से नहीं कि गर्मी दस्तक दे रही है, बल्कि हम लगातार इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जो हमारी नदियां हैं, जो पहाड़ हैं, वो जंगल हैं, वो बर्बाद ना हो। आज बात करने की वजह ये कि भोपाल और रायसेन ज़िले के बीच से निकलने वाली बेतरवत नदी, जिसे हम बेतवा भी कहते हैं, बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर जो कुछ पिछले कुछ सालों से हो रहा है, उसने बेतवा नदी की एक तरह से जान ही ले ली है। हम कह सकते हैं कि कल जान लेने की कोशिश की गई थी, आज उनका गला दबाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह ये कि हत्याएं कई तरह से होती है। पिछली बार उनके जल स्रोत को ही बंद कर दिया था, तब हमने कहा था कि बेतवा की हत्या। आज जो खबर है, पिछले कुछ दिनों से जो खबर चल रही है, वो ये कि बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है, वहाँ पर बोर कर दिए गए हैं और उससे पानी निकालकर खेतों की सिंचाई हो रही है। ये तो हम कर रहे हैं, ये हमारा कदाचरण है। अगर बेतवा सूख गई तो फिर बेतवा के किनारे रहने वाले गांव, नगर, कस्बे सब बर्बादी की कगार पाएंगे और लाखों एकड़ की ज़मीन, किसान तबाह हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर एक तरह से हम कहेंगे कि उस पर काला साया डाल दिया है और उसके चलते वहाँ सरकार ने भी तो फौरी तौर पर कार्रवाई कर दी है। पानी का जल स्तर भी ठीक है, लेकिन बेतवा नदी के दोनों किनारे, जो भोपाल से निकलती है रायसेन के बीच से, 1000 एकड़ पर लोग पेड़ काटकर खेती कर रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। मामला केवल बेतवा का नहीं है, भोपाल से निकलने वाली कलियासोत का भी है, केरवा का भी है, फिर हम बात करेंगे तो नर्मदा मैया का भी है। अमरकंटक से लेकर जो खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, रास्ते में उनके साथ जो कुछ हो रहा है, वो भी उनकी हत्या की कोशिश है। छिपरा की हम बात करें, चंबल की बात करें, चंबल के पास जो इलाके हैं, वहाँ रेत की वजह से चंबल नदी को भी भीतर से खोदा जा रहा है और वहाँ रहने वाले घड़ियाल, मगरमच्छ, उनकी भी जान आफत में है, जीवन पर रोज संकट है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। मामला बहुत पर्यावरण से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारी जो पीढ़ी है, इससे भी जुड़ा हुआ है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में दो खास मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल संदीप पाठक जी हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट प्रोफेसर सौरभ पोपली जी हैं। सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत है। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ और युवा पत्रकारों के बीच की कड़ी, गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सौरभ जी आपके साथ इस करना चाहते हैं। ये हम कई बार ये मुद्दे उठा चुके हैं कि भोपाल की बड़ी झील, अगर जिस तरह से उसके हालात हैं, हो सकता है कि आने वाले 20-25 साल में वहाँ क्रिकेट के मैदान में तब्दील हो जाए और आसपास उसमें कॉलोनियाँ कट जाएं। अभी जो उसके किनारे हैं, जो कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर तो कॉलोनियाँ कट ही रही है और ये बड़ी झील की हत्या की शुरुआत है। कलियासोत की भी हालत बहुत ख़राब है। एनजीटी ने एक आदेश जारी किया था, उसके हिसाब से जो कलियासोत के किनारे जो कैचमेंट एरिया था, वहाँ पर लोगों ने हाई राइज बिल्डिंग बना दी है, कॉलोनियाँ कट गई हैं। उसको लेकर बड़ा हल्ला मचा था, लेकिन कलेक्टर के निर्देश, एनजीटी की सख्त कार्रवाई, पटवारी और तहसीलदारों का कलियासोत नदी किनारे घूमना, नपती करना, ये सिर्फ लोगों में ये बताने का था कि कार्रवाई हो रही है, या उन लोगों में भय पैदा करना था जिनके मकान उसके किनारे थे। हो सकता है कि वसूली कर ली गई हो सकता नहीं की गई हो, लेकिन वो सब सलामत है। आपकी राय सौरभ जी, ये जो सारा मसला है उसे किस ढंग से देख रहे हैं? मामला केवल बेतवा नदी का नहीं है, कलियासोत का भी है, बड़ी झील का भी है, नर्मदा मैया का भी है, चंबल का भी है, छिपरा का भी है और ताप्ती का भी है। बहुत सारी नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करें, आप क्या सोचते हैं? ये सिर्फ एक मिसाल है बेतवा नदी के उद्गम को ख़त्म करने की। अगर बेतवा ख़त्म हुई तो उसके किनारे आप देखिए कि विदिशा से लेके ओरछा में राम राजा सरकार वहाँ हैं, उससे भी आगे बढ़ते हैं तो वो पूरा इलाका बुंदेलखंड का तबाह हो जाएगा। जी रघुवीर जी, हम हर हफ्ते इसी बात पर चर्चा करते हैं कि किस तरह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस समाज को बहुत भारी पड़ेगा। हर हफ्ते हम इस श्रृंखला में इन्हीं मुद्दों को उठाते हैं। पिछली बार हमने मैं एक संक्षेप में आपको विवरण दे दूं कि हमने ये बताया था कि 15 लाख बच्चे दर वर्ष भारत में उनकी मृत्यु होती है पानी के संक्रमण से, जल संक्रमण से जुड़ी हुई बीमारियों से
और उनकी कॉम्प्लिकेशन से। तो देखिए इतना भारी हर्जाना ये हर साल भारतवासी भुगत रहे हैं, ये हम दे रहे हैं। और इन सब का कारण वही है कि हम प्रकृति के जो दिए हुए संसाधन हैं उनका हम लगातार दोहन कर रहे हैं। 2018 में आई हुई नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट ये बताती है कि 70% आपके जल स्रोत, सतही जल स्रोत और का अनुमान लगाया गया था कि वो पोल्यूटेड हैं। और इन्हीं पोल्यूटेड वाटर्स में, इन्हीं में देखिए पिछले दिनों लगातार अखबारों में खबरें आई हैं कि तवा का पानी संक्रमण पाया गया, बेतवा के पानी में हैजा के का संक्रमण पाया गया। और इन्हीं चीज़ों को हम लगातार 3 साल से उठा रहे हैं कि अगर आपके मलमूत्र से आपका नालों में बहता है और वही बहते नाले आपके विदाउट ट्रीटमेंट इसमें पानी में मिलते हैं, और जो कि मिलेंगे ही, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे आपकी रिस्क बढ़ती जाती है। ऊपर से ये है इशू कि हमारा जल संसाधनों का दोहन लगातार इस वजह से चल रहा है कि भारत अपनी भूजल का विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। देखिए, जब हम एक वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में, सीहोर जिला जो कि सिवियरली वाटर स्ट्रेस्ड है, जिसमें हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हैं, आपका एक्विफर बहुत ही पुअर है, आपका जो भूजल है वो बहुत कम है, उसमें हम धान उगा रहे हैं। तो आप देखिए, अगर हम इस तरह की नीतियां अपनाएंगे और इस तरह से हम दोहन करेंगे, उसमें केमिकल डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, विजिसाइड डालेंगे, जो कि दुनिया भर में बैंड है, हम उन्हीं जल स्रोतों में मिलाएंगे, मलमूत्र भी मिलाएंगे, तो कहाँ से हमारी अगली पीढ़ी पानी पी पाएगी? और यही चिंताएं लगातार नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, लगातार यही चिंताएं वो भी हमें दोहरा के बता रहे हैं। तो देखिए, आप नल जल योजना के चलते आप बेशक आज मध्य प्रदेश में लगभग 40% घरों में पानी मिलता है नल के थ्रू, पर फिर भी, और ऑल ओवर इंडिया का आंकड़ा तकरीबन 70% है, तो हम ऑलरेडी काफ़ी पिछड़े हैं। पर इन जल स्रोतों में भी हमने नल का कनेक्शन तो दे दिया, पर पानी आएगा कहाँ से? हमारे हर 3 ग्लास पानी जो मध्य प्रदेश का रूरल एरिया का जो ग्रामीण क्षेत्र है, 3 ग्लास पानी अगर हम पीते हैं तो उसमें से 1 ग्लास पानी संक्रमण युक्त है। तो इतना भारी आप देखिए रिस्क ले रहे हैं अपनी अगली पीढ़ी के साथ। ये तो अभी का ये हाल है। अब 2030 तक जबकि हमारे 32 ऐसे बड़े शहर हैं जिसमें पानी नहीं होगा, जिनमें भूजल खत्म समाप्त हो चुका होगा, जो ये सब नीति आयोग की बताई हुई रिपोर्ट है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। जी। तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से पानी पिएंगे? इन बातों के ऊपर चिंता करना सहज है। लेकिन मैं चर्चा की अगले दौर की बातचीत में कि सवाल ये नहीं कि सरकारें क्या कर रही हैं, ग्राम पंचायतें क्या कर रही हैं, पार्लियामेंट क्या कर रहा है, सवाल है कि हम भी क्या कर रहे हैं। ये जो बेतवा के उद्गम स्थल पर जो अतिक्रमण हो रहा है, जो उसको एक तरह से बंद किया जा रहा है, या उनको नहीं पता कि इससे बेतवा की हत्या हो जाएगी, छोटे से स्वार्थ के लिए, आपके एक खेत की फसल की सिंचाई के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं, इससे एक बड़ी जो ऐसी आबादी जो ख़त्म हो जाएगी या बहुत दिक्कत में जाएगी। गौरव जी, आप तो इंदौर से हैं, इंदौर में भी आपका दखल है, वहाँ रहते भी हैं और भोपाल में भी रहते हैं। इंदौर में हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से दूषित पानी की वजह से वहाँ 32 या 35 करीब हर दिन आंकड़ा बढ़ रहा है, 2-4 दिन में एक मौत हो जाती है दूषित पानी की वजह से। जो लोग बीमार हो गए थे, वो एक अलग अपराध है। लेकिन सवाल है कि जिस नर्मदा मैया का पानी इंदौर पहुँच रहा है, जिस बेतवा के पानी से विदिशा में पानी पहुँच रहा है, बासुदा की हम बात करें, उसके आसपास का इलाका एक पूरी लंबी है, गंगा बेसिन में जाके ये बेतवा जी मिलती हैं। तो क्या कहेंगे कि भोपाल राजधानी है, भोपाल और रायसेन जिले का बीच का इलाका है जहाँ से उनका उद्गम स्थल है, वहाँ के किसान उनकी हत्या पर आमादा है। और ये मामला सिर्फ एक नदी का नहीं है, भोपाल की नदियों की मैंने शुरू में जिक्र किया था, यही स्थिति आपके पास होगी। इंदौर के पास निमाड़ की बात करें, मालवा की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, कैसे देखते हैं? आदमी भी सो रहा है और नदियों को मारने में लगा है। राघवन जी, में पीने के पानी की व्यवस्था का नहीं है,
या वर्तमान में पीने के पानी की व्यवस्था का नहीं है। सवाल है कि आप नदियों को जिस तरीके से खत्म कर रहे हैं, जिस तरीके से समाप्त कर रहे हैं, उससे हमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। नदियों में प्रदूषण जा रहा है, नदियों में मलमूत्र जा रहा है, नदियों के को आप सुखा रहे हैं पीने के लिए। अब ये नया एक मामला आपने बताया बेतवा के उद्गम स्थल पर बोर कर देने का। तो आप नदी को खत्म करो, नदी को खत्म करने के साथ साथ एक पूरी सभ्यता को खत्म कर रहे हैं। आपको याद हो 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया था। अब जीवित इकाई का दर्जा सिर्फ नर्मदा नदी को क्यों? हर नदी एक जीवित इकाई की तरह है और उसके भी एक अपनी जलीय संपदा है, सांस्कृतिक संपदा है, सारी चीजें। उसके बावजूद आपको स्वयं ये पता है कि वर्तमान में नर्मदा नदी की कितनी बुरी स्थिति है। जिस अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, वहां पर उससे ज्यादा कई गुना मात्रा में अवैध तरीके से रेत उत्खनन हो रहा है। तो वहां कानूनी जो प्रावधान जीवित इकाई के तौर पर नर्मदा पर किए गए थे, क्या उनका पालन आज तक किया गया या एक भी केस कोई बनाया गया? कहीं भी कोई बात नहीं हुई। सरकारें सिर्फ एक उपलब्धि के नाम पर काम करती है, लेकिन जो एक सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो रही नदियों को खत्म करने के साथ साथ, उसको लेकर के भी चिंता करना बहुत जरूरी है। और सरकार की ही जवाबदारी है, प्रशासन की ही जवाबदारी है कि अगर कोई नदी को समाप्त करने की कोशिश कर रहा तो उसको कानूनी प्रावधान के तहत उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और उन्हें दंडित करे। गौरव जी, आपने जो बात की वो और भी गंभीर है कि पीढ़ियों का नहीं, सभ्यताओं का पर खतरे मंडरा रहे हैं। आप देखिए कि सिंधु घाटी की हम बात करें, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करें, वो जब तक सरस्वती नदी थी तब तक वो सभ्यता रही। जो रिसर्च में आ रहा है कि सरस्वती नदी के लुप्त होने से, समाप्त होने से वो पूरी सभ्यता नष्ट हो गई, जिसे हम कहते हैं कि वो पहले हमसे ज़्यादा काफ़ी उन्नत थी और उस समय के लोग काफ़ी जो चीज़ें निकल रही खुदाई में वो बताते हैं कि हमसे कहीं आगे थे आज भी। अगर उस ज़माने की हम बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो गई है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की। अगर पानी नहीं है तो सरस्वती माँ के नदी के विलुप्त होने से, जिसे हम कहते हैं कि वो पाताल में चली गई है, हम तो हर नदी को पाताल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नर्मदा जी हो, क्षिप्रा हो, ताप्ती हो। तवा तो 12 महीने वाली वैसे भी नदी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि बेतवा की बात करें, चंबल की बात करें, ये सिर्फ हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। हालात बहुत ही डरावने हैं और आपकी अगली पीढ़ी तो ठीक है, सभ्यता पर संकट है। मुझे लगता है मैं अगले दौर की बातचीत में ज़रूर पूछूंगा कि ये जो सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो खत्म हुआ है, हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि नदियाँ खत्म होंगी तो हम कैसे बचेंगे। संदीप जी, मामला सिर्फ इतना नहीं है। राजधानी भोपाल है, कलियासोत में जिस तरह से एनजीटी ने फैसला किया था और पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। आप देखिए कि 33 मीटर की शायद वो ग्रीन बेल्ट थी, जिसके आसपास जो मकान बन गए थे, कॉलोनियाँ कट गई थी, बहुमंजिला इमारतें तन गई थी, किसी का बाल बांका नहीं हुआ। सवाल ये कि बिल्डर कैसे बनाकर चला गया, प्रशासन सो रहा था क्या, जो एजेंसियाँ थी वो क्या कर रही थी, क्या सरकार उन्हें तनख्वाह नहीं दे रही है? जब तनख्वाह आपको मिल रही है तो आपके कार्यकाल में ये सब बिल्डिंगें कैसे तन गई? उन सब लोगों को, जैसे गौरव जी ने कहा कि कठोर दंड देने की ज़रूरत है। उस समय जब कलियासोत के किनारे मकान बने थे, आज से 20 साल पहले, 40 साल, 30 साल पहले, वो सारे अधिकारी जो रिटायर भी हो गए हों, उन पर कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि वो मिसाल बने। आपकी राय? बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट दोनों तरफ से परेशानियां हैं। ख़ास तौर पे ये है कि जो आपने कहा, एक बार आपने कहा था सरकारी मुलाजिम के लिए कि भाई काम ना करने की तो तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। वो स्थिति यहाँ हर जगह है। आप देखिए, शगुन करके इन्होंने सब जगह सर्वे करा लिया, फील्ड में घूम लिए, एक शगुन कर दिया। उसके बाद बात जस की तस है। मैं कुछ समय पहले खुद बेतवत्री के उद्गम में गया था और अभी सौरभ जी ने भी और चतुर्वेदी जी ने भी जो बात कही, मेरा तो ये कहना है कि इनकी एक एक लाइन को अंडरलाइन करके यदि वही इम्प्लीमेंट हो जाए तो शायद समस्या का समाधान मिल जाए। क्योंकि यहाँ बेतवा से लेके गंगा तक, अब आप अपने मध्य प्रदेश की और भी जितनी भी जीवनदायिनी नदियाँ हैं, बुंदेलखंड का तो पूरा बेतवा पे ही निर्भर। इतना बड़ा पार्ट बेतवा का भी मैं खुद मतलब देख के आ रहा हूँ कि जिसपे ऐसा लगता है कि अगर उसमें उसके अस्तित्व पे खतरा आया तो मतलब सभ्यता, जीवन, सब कुछ संकट में होगा। मुझे ऐसा दिखता है कि अभी ये जो यहाँ पे विदिशा के पास अपने यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास उद्गम है इसका,
बेतवा नदी का जी। वहाँ पे गौमुख को तो ऐसा बता दिया जैसे भ्रूण हत्या हो रही हो। गौमुख से पानी रिस रिस के मुश्किल से निकल पा रहा है, और वहाँ से आप देखिए मुश्किल से 7 फीट 8 फीट को मुश्किल से एक छोटा सा गड्ढा कर दिया है। उस गड्ढे में पानी आता तो जो भावनात्मक चीज़ें हैं वो लोग तो वहाँ से उसका आचमन कर ले रहे हैं, जल छिड़क ले रहे हैं, वो तो अपने उसको पवित्र नदी की तरह पूज रहे हैं। लेकिन थोड़े से आगे बढ़े तो वो जो आपने कहा कि खेती और पेड़ों का कटना, पर्यावरण की जो बात है, एनजीटी ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस मामले में विदारक स्थिति है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चारों तरफ स्रोत को मतलब चूस लिया है बुरी तरह से। इतनी विषम स्थितियां नदियों की आने वाले समय में। अब देखिए पॉलिटिकल मतलब थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, गंगा की भी बात चली थी, आयोग बन गया, मंत्रालय हो गया, सब कुछ हो गया, बात वहां भी जस की तस है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, भारत मुझे लगता है परंपराओं से चलने वाला देश है। मैं इसको कानून और विशेषज्ञता अपनी जगह है। आज आप देखिए हमारे 18 पुराणों में नदियों का जो जिक्र है, आप ये देखिए कि अगर किसी से, चूंकि दिक्कत उसमें ये है कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए श्लोक हैं जो आम जनजीवन तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसमें साफ ये उल्लेख है कि अगर आप किसी नदी में स्नान भी करते हैं तो आपको पहले बाहर स्नान करके जाना है, फिर नदी में जाना है। मतलब इस लेवल पे आपको आपके यहाँ हिदायतें दी गई हैं जो किसी को कुछ नहीं मालूम है। आज जैसे अंत्योष्टि का समय आता है, अभी भी कई जगह है, अब उस पर लेके विवाद होते हैं, मूर्तियां विसर्जन पे विवाद हैं, हर चीजों पे मुद्दे बन के उस पर राजनीति तो हो जा रही है, लेकिन कहीं से भी इस बात पे कोई बात नहीं हो रहा कि कानपुर में कितना चमड़े का पानी जा रहा है। अगर ताप्ती के उद्गम की बात करें, ताप्ती के उद्गम की तो और भयावह स्थिति है, क्योंकि मेरा इस क्षेत्र में थोड़ा घुमा हुआ हूं मैं जी। तो मैं आपको कह रहा हूं ताप्ती की तो स्थिति ऐसी है कि वहां आसपास ऐसी बसाहट हो गई कि लोगों को पता ही नहीं कि वहां उद्गम है, बीच शहर में उद्गम है ताप्ती का। ताप्ती के अंदर लोगों ने घर बसा लिए जहां उद्गम है, आप पहुंच ही नहीं पाते हैं। मतलब उद्गम पूछने के लिए 4 लोगों से पूछना पड़ता है कि रास्ता कहाँ, किसी के घर में से होकर निकलता है। बिल्कुल। तो परंपराओं से चलने वाला देश है ये, परंपराएं हम नष्ट कर रहे हैं। कोई भी कथावाचक, कोई भी महामंडेश्वर, कोई भी वैज्ञानिक जो है गांव में जाकर इस बात की ताकीद नहीं कर रहे हैं कि अगर आपने इसमें कचरा डाला, मैला डाला तो फिर आपकी खैर नहीं है। प्रशासन तो हर चीज़ों को पहले समस्या बढ़ाते हैं, उस आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर आयोग जो नदियों को बचाने के, उसमें करप्शन ज़्यादा है। करप्शन की गंगा बह रही है लेकिन गंगा सूख रही है। मैं सिर्फ इसमें इतना आऊँगा कि सौरभ जी, संसार की जो कल्पना है वो प्रकृति के बिना नहीं है। नदी, पहाड़ और वन, जंगल, इनका सबका चोरी दामन का साथ है। तीनों में से कोई भी एक नष्ट होगा तो फिर सभ्यताएं नष्ट होंगी। आप पहाड़ नष्ट कर दीजिए, कहानी खत्म। आप नदियों को समाप्त कर दीजिए, कहानी खत्म। आप जंगल समाप्त कर दीजिए, रेगिस्तान हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम इन तीनों चीज़ों पर बहुत बेरहमी से काम कर रहे हैं। वो तो प्रकृति है जो हमको बचा के चल रही है, हम कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ रहे हैं जिससे हमारे ऊपर आपदाएं या मुसीबतें ना आए। आपकी राय? देखिए, ये सबको पता है कि पानी की बहुत गंभीर स्थिति है भारत में। हम गर्मियों में नदियां सुखाने में लगे हैं, और जब बारिश आती है तो नदियों का पानी बाढ़ की तरह जब बैक वाटर बन के आता है तो वो गांव को नहीं डुबाएगा, गांव तो डूबेंगे, शहर के शहर भी तबाह होंगे, क्योंकि हमने उनके किनारे जो घर बना रखे हैं, जब नदियां तटबंध तोड़ेंगी बाढ़ के तो फिर वो शहर भी डूबेंगे। ये भी एक बड़ा संकट आने वाला। बारिश में बाढ़ से डूबेंगे और गर्मियों में बिना पानी के मर जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। आंकड़े बताते हैं, नीति आयोग के आंकड़े हैं, 2018 की रिपोर्ट है कि लगभग 20 साल में 2 करोड़ लोग जी बेघर हुए बाढ़ से, और तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों को सूखे से ग्रस्त हुए। मतलब उनकी मतलब एक्सट्रीम केस है ये। तो देखिए, ये आपने एक चीज बताई थी कि जो भोपाल की कलिया सोत है, ये भी मंडीदीप के पास अगर जैसे वो वहां बाढ़ आती है तो फिर मंडीदीप पर भी खतरा है और भोपाल पर भी खतरा है, क्योंकि पानी जो उसका लौट कर वापस आएगा वो किसी को नहीं छोड़ेगा। देखिए, हमारी आदत ये है कि हम पिछले साल को देखते हैं और सोचते हैं कि अगला साल भी ऐसा ही होने वाला है। तो देखिए, इस तरह की शॉर्ट साइटेडनेस से प्लानिंग नहीं हो सकती, और इसी वजह से हमारी ये इतनी गंभीर स्थिति है कि 82 करोड़ लोग, भारतीय लोग, ये भी नीति आयोग की रिपोर्ट में है कि 82 करोड़ लोग पानी के अभाव में जीते हैं। वही रिपोर्ट ये भी कहती है कि 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जल संक्रमण से प्रभावित किसी न किसी रूप में कभी ना कभी हुए हैं, और 2 लाख लोग प्रतिवर्ष पानी के अभाव में मर जाते हैं। देखिए, ये इतनी भयावह स्थिति, आप सबको पता है कि कोई ऐसा शायद ही हो भोपाल शहर में या कहीं भी
जो हो सकता है एलीट में ना हो, मध्यम वर्ग में हो, जिन्होंने कभी ना कभी पानी का अभाव नहीं देखा हो किसी भी शहर में, निश्चित तौर से देखा ही होगा। और हमें यह भी पता है, फिर भी हम पूजा करते हैं और सामग्री नदी में ही डालते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप किसी भी त्यौहार के बाद आप एक पुल पे खड़े हो जाएं, चाहे भदभदा पे खड़े हो जाएं या आप बड़े बड़े तालाब का जो पुल है गौहर महल के पहले, वहां आप खड़े हो जाएं। 10 मिनट में आप देखिए कितनी गाड़ियां वहां रुकती हैं और कितने लोग वहां पे अपना कचरा जो कि पानी में संक्रमण पैदा करेगा, जो भी पानी में सड़न पैदा करेगा, वही फेंक के जाएंगे। और तमाम हम प्रोग्राम देखते हैं, हम अपने वेशभूषा हम बहुत अच्छे से रखते हैं और अपना कचरा नदी में फेंकते हैं जी। फिर पानी का अभाव कहते हैं। 80%, 70 से 80% पानी अब प्रदूषित है और या अति प्रदूषित है। मतलब वो ऐसी स्थिति में है कि आप उसको रिकवर करने के लिए बहुत मुहिम करनी पड़ेगी। तो देखिए, मेरा मानना ये है, इस प्रॉब्लम सबको पता है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, इसकी एक ही इसका वो है कि जब आप होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच लें, आप पानी को इंजीनियर्स को ना की दिक्कत को और पानी के जो इशू को आप इंजीनियर्स के पास मत छोड़िए। उसको हमने देख लिया 70 साल से कि क्या उसकी दशा हुई है। ये समाज का इशू है, समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे संस्थाओं को, हमारे जो नीतियां हैं उनको कारगर बनाना पड़ेगा। आपको अपने वाटर पोल्यूशन एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एंड वाटर 1974 की जो एक्ट है, उसके प्रावधान को आपने डाइल्यूट किया है। ये भी हमने मुद्दा पिछले एपिसोड में उठाया था जी। आपको इन तमाम मुद्दों को आपको सुदृढ़ करना पड़ेगा। आपका जो एग्रीकल्चर है वो इस तरह से जो हमारा किसानी वो है कि आप पानी खींचते जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी हमारे घर के पीछे पिछले एक हफ्ते में दो बोरिंग हो गई हैं। तो देखिए, बोरिंग करना, क्या उनके पास परमिट था? रातों रात आप देखिए ट्रक्स रात में बोरिंग करके जाते हैं जितना। और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, जी। हर एक को पता है। पर देखिए, अगर आपका समाज उदासीन हो जाएगा पानी के मामले में, तो ये पानी का मुद्दा और गहराएगा। एक चीज़ इसमें और भी है कि नदियों पर जो बांध बने हैं वो ठीक है कि ज़रूरत है सिंचाई के लिए, लेकिन उस वजह से नदियों का प्रवाह कम हो गया है। और जब पानी का प्रवाह कम होता है तो फिर नदियाँ उथली होती हैं, उसमें गाद जम जाती है, उसमें मिट्टी नहीं बह पाती है, और वो भी प्रदूषण की वजह है। थोड़ा से बारिश में बाढ़ आती क्योंकि नदियों की गहराई कम हो गई है। रेत खनन अलग चीज़ है, लेकिन नदियों का जो प्रवाह, गौरव जी, होता है, नदियों की जो धारा बहती है वो अपने आप नदी को साफ रखती है। तो नदियों की धारा जो है वो कमज़ोर पड़ गई है, धीमी गति से पानी बह रहा है और जगह जगह पानी में सड़ांध आ रही है। ये मैं सामान्य नदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, नर्मदा जी में भी कई जगह आपको ऐसा मिल जाएगा जहाँ पानी जो है उनका प्रदूषित हो रहा है, उसकी धार बहुत कम है। आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, जब हेलो, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। राघवेंद्र जी, जब बांधों को बनाने की योजना बनाई गई थी, उस वक्त जो नदियों का प्रवाह था वो उसके आधार पर तैयार किया गया था। बाद में वहां पर जिस तरीके से अतिक्रमण हुए, जिस तरीके से नदियों को खत्म करने का काम किया गया, जिस तरीके से प्रदूषण मिला उसमें जाके, उसके कारण गाद जमा हुई। उस गाद को भी व्यवस्थित करने के प्रावधान बांध डैम साइट पर बनाए जाते हैं। अगर सरकार ईमानदारी से कोई काम करना चाहती इस मामले में, तो सबसे पहले वाटरशेड मिशन के पास हर जल संरचना का नक्शा है, जिसमें उनकी जल संरचना क्षेत्र और संरक्षण क्षेत्र की जानकारी है। उन पर काबिज अतिक्रमण हटाए जाएं और उनको व्यवस्थित किया जाए। तो मुझे लगता है इस दिशा में सरकार 5 साल के लिए नहीं, सैकड़ों सालों के लिए अनुकरणीय कार्य करके जाएगी। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये कि जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी प्राथमिकता क्या है? अगर जैसा हम कई बार जिक्र करते हैं, वो मजाक में लगता है लेकिन बहुत गंभीर है कि सरकारी जो अफसरान हैं उसमें बड़े अफसर से लेकर छोटे चपरासी तक की हम बात कर रहे हैं, वो काम नहीं करने का वेतन लेता है और काम करने की रिश्वत। जब ये पैमाना तय हो जाएगा तो फिर तो हर आदमी तभी काम करेगा जब उसे कुछ पैसा मिलेगा। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो नदियाँ बर्बाद हो जाए, बांध टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी पाठक जी, दो चार वाक्यों में समाप्त करें। जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है इसमें कि जन जागरूकता एक आयोजन की तरह ना हो, जो आप सामाजिक बदलाव लाने के लिए सभी को एक प्लेटफॉर्म पे और सभी परंपराओं को लेके जब तक हम लोग और सरकार के लोग भी उसमें शामिल हों,
और ख़ास तौर पे जब इस तरीके के, और केवल ये विशेषज्ञों का आप लेक्चर करके या खाना पूर्ति करके सप्ताह मना के पर्यावरण नहीं बचा सकते। इसके लिए बहुत संजीदगी से काम करना होगा और बहुत ईमानदार प्रयास। अब बिल्कुल। एक क्वेश्चन से आखिरी में रह जाता है कि सबको इस बात पे काम करना पड़ेगा कि व्यक्ति ईमानदार कैसे रह पाए और नीयत कैसे साफ हो सके। यदि ये साफ हुई तो शायद नदी अभी साफ हो। ये शुरुआत तो संस्कारों से भी शुरू होती है, घर के संस्कार से और शिक्षा से। लेकिन इतना ज़रूर है कि नदियाँ जो पानी पिलाती हैं वो प्यासी है, जल स्रोत सूख रहे हैं, संकट बहुत भयावह है। जितना जल्दी जाएगा उतना ठीक है, वरना हालात आने वाले ठीक नहीं लगते। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। गौरव जी आपका साधुवाद, सौरभ जी आपका बहुत धन्यवाद और संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।